नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में है और वहाँ की जो राजनीति है वो अब गरमाने वाली है, सियासी पारा चढ़ने वाला है। क्योंकि अभी तक तो प्रशांत किशोर एक नई एंट्री वहाँ हुई थी और वो जन स्वराज पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं और वो लगातार जो है वो अपनी चीज़ें रख रहे हैं, बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जो विपक्षी गठबंधन है उसमें कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को आगे किया है और उनकी पदयात्रा शुरू हो गई है। वो पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो मतलब कांग्रेस की जो ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करने और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कांग्रेस के प्रति वो उसमें उनकी अहम भूमिका हो सकती है और ये माना जा रहा है। और उनकी पदयात्रा को जो में भाग लेने के लिए राहुल गांधी भी जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 22 मार्च को राहुल गांधी उनकी पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं और एक आध बार और भी जा सकते हैं, एक दो बार उनकी पदयात्रा में राहुल गांधी भाग ले सकते हैं। यानी कि कांग्रेस ने भी अपनी ताकत वहाँ पे झोंक दी है। और अब देखना यह है कि गठबंधन की बात तो हो रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन जरूर होगा, लेकिन किस रूप में होगा, कैसे होगा, कांग्रेस कितने बार्गेनिंग पावर में आएगी, ये तो बात की बात है। जो नई बात है वो ये है कि अब बिहार के इलेक्शन में अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनकी एंट्री हो रही है। उन्होंने बिहार का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसकी कमान संभाल ली है। माना यह जा रहा है कि 29 मार्च को वो पटना पहुंचेंगे, 30 मार्च को वहीं रहेंगे। उनके कई कार्यक्रम जो हैं वो फाइनल किए जा रहे हैं और वहां रहने के बाद अमित शाह सबसे पहले तो वहां की ज़मीनी स्थिति क्या है, सियासी क्या क्या चीज़ें हैं, विभिन्न जो सहयोगी दल हैं एनडीए के उसमें क्या समन्वय है, कौन क्या क्या किस स्थिति में है, वो सब देखेंगे। किसको क्या क्या कमान संभालनी है, क्या करना है वो देखेंगे। ज़मीनी तैयारियों को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह की रणनीति की होती है वो ये होती है कि बूथ जीतने की रणनीति जो है वो तैयार करते हैं और वो बूथ वाइज बात करते हैं कि हर बूथ पे कैसे हम काम करेंगे और किन किन नेताओं को, कितने नेताओं को कहाँ से लगाना है और एक एक बूथ की उनकी रणनीति तय होती है। तो ये डिटेल रणनीति जो है वो तय करेंगे। और जो कहा जा रहा है कि वो सिर्फ भाजपा को जो सीटें मिलेगी सिर्फ उसके लिए रणनीति तय नहीं करेंगे। वो जो सहयोगी दल हैं, लोजपा है, चिराग पासवान की पार्टी है, जदयू है, हम है, ये सबको लेकर के भी उनके लिए भी करेंगे। और पूरा का पूरा जो है वो एनडीए एकजुट होकर के इलेक्शन में उतरेगा, चुनाव प्रचार में उतरेगा, इलेक्शन लड़ेगा। ये नहीं होगा कि जिसको जो सीटें मिली हैं सिर्फ उसी सीटों पे अपनी तैयारी करेगा, चुनाव प्रचार करेगा, ये नहीं होगा। ये रणनीति का उनका अहम हिस्सा है। और लोकसभा में ये देखने को मिला था। दिल्ली के विधानसभा का चुनाव अगर देखें तो दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सिर्फ लोजपा और जदयू को एक एक सीट मिली थी और जिन सहयोगी दलों को सीटें नहीं मिली थी, खास तौर पे टीडीपी का जिक्र जरूरी है कि उसको कोई दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन एनडीए का घटक दल होने के नाते उसके जो नेता हैं, उसके मंत्री हैं, वो भी दिल्ली में तेलुगु भाषी इलाके जो हैं वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। यानी कि मैदान में एनडीए जो है बिल्कुल एकजुट होकर के सामने आ रहा था। तो ये एकजुटता की जो रणनीति है वो पहली रणनीति अमित शाह की है, जो एनडीए एज ए होल जो जीत सुनिश्चित करवाएगा। हर सीट पे एक दूसरे की मदद करते हुए सभी दल दिखेंगे, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनका जो अल्ट्रा लोकल उसको बोलते हैं रणनीति, बिल्कुल बूथ स्तर पे, बिल्कुल निचले स्तर पे जाके वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, वहाँ की जो सरकार जो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के हैं वो क्या क्या उपलब्धियां हैं, लोगों के जीवन में छोटे छोटे क्या बदलाव आए हैं,
उसको कैसे हम चुनाव में भुना सकते हैं, वो बारीकी से तैयार करते हैं, बिल्कुल रणनीति। और लोकसभा चुनाव में के बाद देखेंगे तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों राज्यों में जो भाजपा को जीत मिली है, उसके पीछे अमित शाह की जो अचूक सटीक रणनीति है, उसको भी एक बड़ा श्रेय दिया जा रहा है। बाकी तो सब हैं ही, लेकिन उसको श्रेय दिया जा रहा है। और ये जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब जो बिहार में उतर रहे हैं, तो बिहार में आखिर होगा क्या? बिहार में जो बात हो रही है भाजपा की, और ख़ास तौर पे अमित शाह के यहाँ जो बात हो रही है, तो उनका ये मानना है कि बिहार में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, आपस में लड़ रहा है, जबकि एनडीए उनके हिसाब से एकजुट है और सभी एक स्वर में बात कर रहे हैं। जो एनडीए में थोड़े से टकराव की बात, इधर उधर की बात हो भी रही है, वो विपक्ष की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, या कुछ नीचे वाले नेता कुछ के बयान के आधार पर कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन इनका मानना है कि शीर्ष नेता जो हैं एनडीए के, वो बिल्कुल एकजुट हैं। उनका कहीं कोई ऐसा बयान कमजोरी का एक दूसरे के खिलाफ वाला नहीं जा रहा है। तो यानी कि वो ये मान रहे हैं कि बिहार की जो रणनीति है, जो मौजूदा स्थिति है, वो एनडीए के फेवर में है। लेकिन कोई भी छोटे मोटे कोई भी बयान, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ कभी भी स्थिति को बदल सकता है। तो अमित शाह की एक रणनीति में ये हुआ कि जितने भी वहाँ के नेता होंगे, उनको कड़ी हिदायत दी जाएगी कि कोई भी ऐसी विवादास्पद चीज़ न बोलें जिसका विपक्ष जो है वो मुद्दा बना करके हमलावर हो जाए और राजग को नुकसान हो। ये उनकी महत्वपूर्ण होगी। जो स्थानीय स्तर पे जो बिल्कुल अल्ट्रा लोकल मुद्दे हैं, उस पे कैसे उठा जाए, बूथ लेवल पे कैसे मजबूत किया जाए। और अभी बिहार में जो संगठन के चुनाव हुए हैं भाजपा के, उसमें बूथ का गठन हुआ है, मंडल के संगठन गठन हुआ है, जिला अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है वहाँ पे, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पे चुने जाएंगे। तो जो बूथ लेवल का जो कमेटी जो बनी है, वो नई बनी है, और उन कमेटियों को कैसे और धार दिया जाए, वहाँ तक कैसे रणनीति पहुँचाई जाए उनको, और किस ढंग से वो जीतने के लिए बूथ पे हर बूथ को कैसे जीता जाए, ये जो मंत्र है वो कैसे नीचे तक, मतलब बूथ के जो कमेटी है उसके लोगों तक कैसे पहुँचे और कैसे वो मोटिवेट हों, ये सब चीज़ें जाकर के अमित शाह देखेंगे। ये पहला दौरा है, तो पहले दौरे में शायद सब कुछ ना हो पाए, लेकिन हाँ, एक मोटा मोटी जो रूपरेखा है वो पूरे बिहार की तय हो जाएगी। जो एकजुटता है जो राजग की, वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे भाजपा या राजग एनडीए इलेक्शन लड़ने जा रही है, वो मुद्दे भी कुछ हद तक स्पष्ट हो जाएंगे। उसमें लालू प्रसाद यादव का जो वो पुराना जो जंगल राज है, वो भी सामने रह सकता है। उनका जो करप्शन का मुद्दा है, वो भी सामने रह सकता है। जो प्रशांत किशोर हैं, जो इनकी रणनीति जो दिख रही है, वो उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखेंगे। प्रशांत किशोर को ये बहुत अहमियत नहीं देंगे। और प्रशांत किशोर अगर कुछ अच्छा करते भी हैं, तो ये जो भाजपा का मानना है, अमित शाह की टीम का मानना है कि वो ज़्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी का पहुंचाएंगे, वो जो विपक्षी गठबंधन है उसका पहुंचाएंगे। भाजपा को कुछ सीटों पे कहीं कुछ फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर, और आपको ध्यान होगा कि जो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवार बन सकते हैं। यानी कि उनके निशाने पे एनडीए नहीं है, वो उनके निशाने पे आरजेडी है। और अपने तमाम भाषणों में वो एनडीए वर्सेस जन स्वराज की बात कर रहे हैं, आरजेडी को सीधे से या विपक्षी गठबंधन को सीधे से खारिज कर दे रहे हैं। एक बात ये भी आ रही है कि जन स्वराज हो सकता है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पे तालमेल न बिठे, कोई समस्या हो जाए, तो वो एक संभावना ये भी है कि जन स्वराज कांग्रेस को मनाने की कोशिश करती है कि हम दोनों मिलकर साथ लड़ें। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि ये स्थिति आने वाली है। विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और सीपीआई एमएल
और आरजेडी ये बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा भी इनका होगा, कम ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन वो हो के रहेगा। तो अमित शाह के 29-30 मार्च को पटना में पहुंचने, बिहार के दौरे के बाद बिहार में जो है सियासी सरगर्मी बढ़ जाएगी और एनडीए की जो रणनीति जो है वो कैसे चुनाव जीतेंगे, जमीन पे कैसे पहुंचेंगे, वो आपको साफ साफ दिखने शुरू होंगे और बिहार में चुनावी मुद्दे क्या होंगे इसकी स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। आप हमारी सारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।